अभी कुछ ही दिनों पहले सीबीडीटी ने एक सर्कुलर इशू किया, सर्कुलर नंबर 20/2023, जो कि 28 दिसंबर को इशू किया गया था, जहां पर ई कॉमर्स ऑपरेटर के टीडीएस से रिलेटेड कुछ बातें कही गई थी। इसके बाद में भी कुछ ही दिनों पहले फ्लिपकार्ट की तरफ से ऑनलाइन सेलर्स को एक मेल आ रहा है जहां पर उनको टीडीएस का रिइंबर्समेंट ना दिए जाने की बात कही जा रही है। हे गाइस, मैं हूं विवेक फ्रॉम फिनटेक्स प्रो, जहां पर हम बात करते हैं फाइनेंस एंड टैक्सेशन की। आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं जो फ्लिपकार्ट की तरफ से वो मेल आ रहा है उसका मतलब क्या है, प्लस वो जो सर्कुलर आया था सीबीडीटी का जहां पर सेक्शन नंबर 194O के में जो टीडीएस है उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें कही हुई थी, उसको डिटेल में समझेंगे। सो अगर आप या आपका कोई भी क्लाइंट ऑनलाइन सेलिंग करता है तो आज के सेशन को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि काफी सारे कंप्लायंसेस चेंज होने वाले हैं इनकम टैक्स के अंदर, स्पेशली टीडीएस के अंदर ही। साथ के साथ बताना चाहूंगा ई कॉमर्स ऑपरेटर और ऑनलाइन सेलर्स के लिए जीएसटी के अंदर कंप्लायंसेस ऑलरेडी चेंज हो चुके हैं। दो नई टेबल ऐड हो चुकी है जीएसटीआर 1 में, टेबल 14, टेबल 15, जिससे रिलेटेड डिटेल वीडियो आपको हमारे चैनल फिनटेक्स प्रो के ऊपर मिल जाएगी। विदाउट एनी फर्दर डू स्क्रीन पर चलते हैं एंड समझते हैं टीडीएस के अंदर ऑनलाइन सेलर्स के क्या क्या कंप्लायंसेस अब चेंज होने वाले हैं। सो गाइस, वी आर ऑन द स्क्रीन नाउ। आपको अभी मैं सर्कुलर समझाऊंगा, सर्कुलर नंबर 20/2023। बट उससे पहले अगर आप जीएसटी, आईटीआर, टीडीएस सीखना चाहते हैं, अकाउंटिंग सीखना चाहते हैं, टैली सीखना चाहते हैं, तो आप हमारे प्रैक्टिकल कोर्सेज चेक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। प्लस हमारा एक स्पेशल कोर्स ऑनलाइन सेलर्स के लिए भी है, टैक्सेशन कोर्स फॉर ऑनलाइन सेलर्स। सो इसके अंदर बेसिकली जितने भी ये चेंजेस आ रहे हैं वो मैं कवर करने वाला हूं। सो अगर आप स्पेसिफिकली ई कॉमर्स ऑपरेटर या ऑनलाइन सेलर की जीएसटी फाइलिंग, उसकी आईटीआर फाइलिंग, ये चीजें सीखना चाहते हैं तो इस वाले कोर्स को कंसीडर कर सकते हैं। ये चीजें मैंने जो हमारा टैक्स कॉम्बो है उसमें भी ऑलरेडी कवर की हुई है, बट आपको यही सीखना है तो इसकी फीस कम है, ये भी आप चेक कर सकते हैं। चलिए, डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। सबसे पहले इस सर्कुलर को समझने से पहले ये मेल आ रही होगी आपको, आप देख लीजिए, कुछ इस टाइप की मेल आ रही है जहां पे लिखा है कि भाई हम आपको रिइंबर्स नहीं करेंगे आपका टीडीएस अगर आप काटते हैं कोई। तो इसको भी डिटेल में मैं समझाऊंगा। एक बार बेसिकली आपको मैं ओवरव्यू दे देता हूं सो दैट आपको आइडिया मिल जाए कि पूरी कहानी क्या चल रही है और क्यों जरूरत पड़ी गवर्नमेंट को ये सर्कुलर इशू करने की, क्लैरिफिकेशंस इशू करने की, गाइडलाइंस इशू करने की, और ये फ्लिपकार्ट की तरफ से मेल क्यों आ रहा है। देखो, आप कोई भी ऑनलाइन मार्केट प्लेस में जब आप काम करते हो तो उसमें दो पार्टीज होती हैं। एक तो होता है बायर जो गुड्स को बाय करेगा, एक होता है सेलर। मैं आज सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करने वाला हूं, अज्यूमिंग कि आप एक सेलर है, या फिर मैं मान लेता हूं मैं एक सेलर हूं और मैं मार्केट प्लेसेस पर काम करता हूं। मार्केट प्लेसेस लाइक काफी सारे मार्केट प्लेस है, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो, मिंत्रा, शॉपक्लूज, नायका, ये मैंने यहां पर काफी सारे नाम दिए हुए हैं। तो यहां पर एक सेलर होगा, एक बायर होगा। तो बायर यहां से ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस करेगा, आपके पास वो ऑर्डर आएगा, आप ऑर्डर पहुंचाओगे और आपको उसका पैसा मिलेगा। ठीक है, बहुत सिंपल दिखता है लेकिन टेक्निकली इतना सिंपल होता नहीं है। आप यहां पर जब माल पहुंचाओगे तो वो कलेक्शन कौन करता है? कलेक्शन डायरेक्टली पैसा आपके पास नहीं आएगा, कलेक्शन किया जाता है मार्केट प्लेस के थ्रू, यानी अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, मीशो, वो जो है वो कलेक्शन करता है। और उस कलेक्शन में से कुछ डिडक्शंस होती हैं। क्या क्या डिडक्शंस होती हैं? सबसे पहले जो शिपिंग कॉस्ट है वो माइनस की जाती है, ठीक है। उसके बाद आपका जो कमीशन है वो माइनस किया जाएगा। कमीशन के बाद में जीएसटी का टीसीएस होता है एक, जो कि ई कॉमर्स ऑपरेटर को काटना होता है, सेक्शन 52 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017 में। सो ये जो है सेक्शन 52 के अंदर काटा जाता है सीजीएसटी एक्ट के थ्रू, और इसका आपको रिइंबर्समेंट मिल जाता है। रिइंबर्समेंट आपको मिल जाता है, मतलब आपके जीएसटी के कैश लेजर में ये पैसा आ जाता है। आपको टीडीएस और टीसीएस की रिटर्न फाइल करनी होती है, जीएसटी का पार्ट है वो मैंने सेपरेटली बताया हुआ है। उसके बाद बारी आती है इनकम टैक्स के टीडीएस की। ना, इनकम टैक्स का जो टीडीएस होता है वो काटा जाता है कौन से सेक्शन में? सेक्शन 194O के अंदर ई कॉमर्स ऑपरेटर को यहां पर भी 1% टीडीएस काटा जाता है, और जो टीसीएस है जीएसटी का वो भी 1% का रेट होता है। ठीक है, तो 1% ये डिडक्ट होता है। कोई और चार्जेस हैं वो आपके डिडक्ट होंगे, कोई एडवर्टीजमेंट है वो आपका डिडक्ट होगा, और जो आपको बैलेंस है वो नेट पेबल आ जाएगा। वो आपको नेट पेबल, इतना बैलेंस आपके सेलर के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू। ठीक है, आपकी सेटलमेंट रिपोर्ट होती है, आप उसको चेक करेंगे तो ये सारी डिडक्शंस आपको मिल जाएंगी वहां पर देखने के लिए। उसके बाद बारी आती है कि सेलर को क्या क्या कंप्लायंसेस करने होते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, सेलर को जो कंप्लायंसेस करने होते हैं उसमें सबसे पहला कंप्लायंस आता है कि आप सेल कर रहे हो, आप ऑनलाइन रजिस्टर्ड हो, तो आपको जीएसटी फाइलिंग करनी पड़ेगी। हालांकि अभी एक ऑप्शन आया था कि आप एज अ अनरजिस्टर्ड पर्सन भी ऑनलाइन सेलिंग कर सकते हो, बट ये फैसिलिटी अभी ओनली मीशो प्रोवाइड करता है। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या कोई और मार्केट प्लेस ये फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करता। तो मीशो के ऊपर अगर आप हो तो जीएसटी की कंप्लायंस नहीं करने, अगर आप एज अ अनरजिस्टर्ड पर्सन वहां पर सेलिंग कर रहे हो। बट ये कॉमनली देखने के लिए मिलता नहीं है, बिकॉज वहां आप रिस्ट्रिक्टेड हो जाते हो एक ही स्टेट के अंदर। ठीक है,
सो नॉर्मली अगर आप एक रेगुलर पर्सन हो तो जीएसटी के अंदर आपको क्या करनी पड़ेगी, जीएसटी फाइलिंग करनी पड़ेगी। यहां पे आप जीएसटीआर 1 फाइलिंग करोगे, जीएसटीआर 3 भी फाइल करोगे, टीडीएस और टीसीएस की रिटर्न फाइल करोगे, जीएसटीआर 9 अगर आपके ऊपर एप्लीकेबल है तो वो भी आपको फाइल करनी होगी। सिंपल से पॉइंट है, कोई भी कॉम्प्लेक्सिटी यहां पर नहीं है। यहां पर जो चेंज आया मैं ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूं जीएसटी में क्या चेंज आया। टेबल जीएसटीआर 1 के अंदर आप जनवरी 2024 की जब आप जीएसटीआर 1 फाइल करोगे तो यहां पे दो नई टेबल आ गई है, टेबल नंबर 14 और टेबल नंबर 15। सो आप अगर एक ऑनलाइन सेलर हैं तो आपके लिए जो टेबल रेलिवेंट है वो टेबल 14 है, जिससे रिलेटेड मैंने डिटेल वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर उसको चेक कर सकते हो। ठीक है, और इसका प्रैक्टिकल जो है वो मैं आपको कोर्स के अंदर फेब मंथ की फर्स्ट वीक में डाल करके दे दूंगा। जो ऑनलाइन सेलर वाला कोर्स है उसमें आप चेक कर लेना अगर आपने कोर्स लिया हुआ है तो। ठीक है, आ जाइए, मेन पॉइंट आज हमारा जीएसटी का नहीं है, मेन पॉइंट आज समझने का है टीडीएस का। टीडीएस के अंदर क्या क्या कंप्लायंसेस होते हैं भाई, ध्यान से देखो। आपको सेक्शन 194C का टीडीएस डिडक्ट करना होता है। सेक्शन 194C का टीडीएस क्यों डिडक्ट करना होता है, आप एक चीज ध्यान से नोट करो, जो ये शिपिंग की कॉस्ट है आपकी, ये वाली शिपिंग की कॉस्ट आपकी यहां से कलेक्शन में से लेस हो रही है। इसका मतलब शिपिंग की सर्विसेज आपको ये मार्केट प्लेस दे रहा है। जैसे अमेजोन को एग्जांपल के लिए ले लेते हैं, तो अमेजोन आपके लिए शिपिंग करके दे रहा है, तो ये शिपिंग जो है कलेक्ट करता है बायर से, और बायर से जो शिपिंग कॉस्ट है वो माइनस कर देता है, और माइनस करके जो बैलेंस बचता है वो आपको देता है। देखो मेरे ख्याल से फ्लिपकार्ट आपको ये ऑप्शन देता है कि आप अपने प्राइवेट ट्रांसपोर्ट से भी उसको माल को भेज सकते हो, बट मोस्टली ये देखा गया है कि लोग जो इनके ही ट्रांसपोर्टेशन होती है, जैसे अमेजोन ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी है या फ्लिपकार्ट की अपनी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी है, उसी का यूज करते हैं। फ्लिपकार्ट की ई कार्ट होती है मेरे ख्याल से, मतलब मुझे इतना 100% नहीं पता, बट वो फ्लिपकार्ट की होती है, अमेजोन की होती है, तो लोग उसी का यूज ज्यादातर करते हैं। तो यहां पर आपकी वो चीज माइनस हो जाती है। इसका मतलब फ्लिपकार्ट आपको ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज भी दे रहा है, अमेजॉन आपको ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज भी दे रहा है, और ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस जब आपको वो दे रहा है तो ट्रांसपोर्टेशन का जब आप पेमेंट कर रहे हैं तो आपकी लायबिलिटी आएगी टीडीएस डिडक्ट करने की सेक्शन 194C के अंदर। कब आएगी आपकी लायबिलिटी, थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर देता हूं, अगर आप टैक्स एक्सपर्ट हो तो समझ जाओगे इन चीजों को। जब अगर आप एक प्राइवेट लिमिटेड हो, आप एलएलपी हो, तो आपके लिए मैंडेटरी है इन एवरी सिचुएशन टू डिडक्ट टीडीएस। इसके अलावा अगर आप हो तो आपकी टर्नओवर लिमिट चेक की जाती है, यानी इंडिविजुअल की बात करूं, प्रोप्राइटरशिप की बात करूं, तो 1 करोड़ से ज्यादा का अगर आपका टर्नओवर है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर के अंदर, तो उस ईयर में अगर 1 करोड़ से ज्यादा क्रॉस हुआ है तो आपको 194C के अंदर टीडीएस काटना पड़ेगा, 1% और 2% एज द केस मे बी। ठीक है, अगर वैसे दूसरी पार्टी जो है वो हमारी कौन है, कंपनी होती है, तो 2% टीडीएस यहां पर हमको 194C के अंदर काटना होता है। ठीक है, अगर आपकी टर्नओवर 1 करोड़ से कम है तब आपको 194C का कंप्लायंस नहीं करना होता। ठीक है, अब ये काम कैसे करता है प्रैक्टिकली वो समझ लो। देखो आपको तो ये पैसा माइनस होकर के मिल गया, शिपिंग कॉस्ट माइनस होकर के मिल गई, लेकिन ये जो टीडीएस का पैसा है ये ई कॉमर्स ऑपरेटर आपको ऐसे डायरेक्टली नहीं देते। आपको क्या करना होगा, 2% टीडीएस काटो, टीडीएस की रिटर्न फाइल करो, फॉर्म जनरेट करो, फॉर्म 16A जनरेट करना है। फॉर्म 16A आपको सबमिट करना पड़ेगा इनके पोर्टल के ऊपर। बात को ध्यान से समझना, ये चीज समझोगे तभी आप वो ये नोटिफिकेशन, ये मैसेज समझ पाओगे और वो सर्कुलर समझ पाओगे। तो आपको क्या करना होता है, यहां पे इसके बाद टीडीएस की रिटर्न फाइल करनी होती है। टीडीएस की रिटर्न फाइल करके आपको ऑनलाइन सबमिट करना होता है उनके पोर्टल पर। किसके पोर्टल पर, फॉर्म 16A जनरेट करना है आपको। 16A जब आपका जनरेट हो जाएगा ये आपको अपलोड करना होता है, ऑनलाइन सबमिट करना होता है, और इसके बाद आपको रीइंबर्स किया जाता है। ये पैसा जो आपकी सेटलमेंट होगी यहां पर आपका ऐड कर दिया जाएगा, रीइंबर्समेंट यहां पर ऐड कर दिया जाएगा, रीइंबर्समेंट ऑफ टीडीएस। जो भी टीडीएस आपने पे किया वो आपका ऐड करके आपके नेट पेबल में आपको दे दिया जाएगा। इसका मतलब टीडीएस आपको एडवांस में देना पड़ता है, फिर ये कंपनीज आपको रीइंबर्स करती हैं। थोड़ा सा उल्टा पुल्टा सिस्टम चलता है यहां पर। और इसी तरीके से एक 194H का भी टीडीएस काटा जाता है। यहां पर भी सेम कंडीशन आती है कि इंडिविजुअल के लिए टर्नओवर लिमिट 1 करोड़ हो जाती है, और प्राइवेट लिमिटेड एलएलपी के लिए ऐसी कोई लिमिट नहीं होती है। वहां पर आपको हर सिचुएशन में यहां पर 194H का जो टीडीएस है वो काटना पड़ेगा। 194H किस लिए होता है, बेसिकली एक तो शिपिंग कॉस्ट हो गई, एक अपना कमीशन भी तो होता है। कोई इसको मार्केटिंग वो बोल देता है, प्लेटफॉर्म फीस बोल देता है, कोई इसको कमीशन बोल देता है। तो ये जो कमीशन है, कमीशन जो वो आपसे चार्ज कर रहा है, तो आप ही तो कमीशन का पैसा पे कर रहे हो ना उसको। तो जब आप कमीशन पे कर रहे हो तो कमीशन के लिए 194H के अंदर 5% का रेट लगाया जाता है यहां पर। परफेक्ट। तो ये आपको जो है टीडीएस डिडक्ट करना होता है, फिर आपको टीडीएस की पेमेंट करनी होती है, 26Q फाइल करना होता है, फॉर्म 16A जनरेट करना होता है, उसके बाद क्लेम करना होता है टीडीएस इन ई कॉमर्स ऑपरेटर से। बोलिए बात समझ में आई।
अब यहां पर एक छोटी सी दिक्कत ध्यान से सुनिएगा, यहां पर जो 194 ओ का टीडीएस काटा जाता है वो ग्रॉस वैल्यू के ऊपर काटा जाएगा, यानी जो कलेक्शन हुई ना, कलेक्शन में से जीएसटी हटा दिया जाता है, जीएसटी के ऊपर नहीं काटा जाता। जो टैक्सेबल वैल्यू निकल के आती है, अब टैक्सेबल वैल्यू के अंदर आपका शिपिंग कॉस्ट भी इंक्लूड रहेगा, कमीशन भी इंक्लूड रहेगी, उसका 1% जो है 194 ओ के अंदर टीडीएस इनकम टैक्स के अंदर ऑलरेडी ई कॉमर्स ऑपरेटर काट लेता है। और उसके बाद आप दोबारा से जो है, जो कमीशन का अमाउंट है, जो शिपिंग का पैसा है, उसके ऊपर आप दोबारा से यहां पर टीसीएस काटोगे। ठीक है, तो इसी चीज को क्लैरिफाई करने के लिए यहां पर सीबीडीटी ने एक सर्कुलर निकाला था। और अकाउंटिंग तो खैर छोड़ दो, अकाउंटिंग आज का कंसर्न नहीं है हमारा, और आईटीआर भी कंसर्न नहीं है। टीडीएस का ये पॉइंट आपको समझ में आ गया, आपको किस तरीके से टीडीएस काटना होता है और कैसे उसकी रिइंबर्समेंट लेनी होती है। तो ये अभी जो मेथड है वो ये फॉलो किया जाता है, इस तरीके से हम काम करते हैं अपने क्लाइंट्स का भी। ठीक है, अब आइए सर्कुलर नंबर 20/2023, पूरी वीडियो लास्ट तक देखना, बहुत सारी नए डेवलपमेंट्स यहां पर आपको देखने के लिए मिलेंगे। मैंने भी इसको ऊपर ऊपर से पढ़ के नोटिफिकेशन को साइड कर दिया था, बट जब से फ्लिपकार्ट की ये मेल आई है तो मुझे लगा कि चेंजेस काफ़ी बड़े हो रहे हैं, डेवलपमेंट ज़्यादा हो रहे हैं, तो मुझे आपके साथ डिस्कस करने चाहिए। चलिए, तो स्टार्टिंग में बेसिक सी बातें हैं उसको इग्नोर करते हैं, गाइडलाइंस की तरफ बढ़ते हैं सीधा। गाइडलाइंस क्या क्या दी हुई है, पॉइंट 3.1 समझिए। हु शुड डिडक्ट द टैक्स एट सोर्स वेयर देयर आर मल्टीपल ई कॉमर्स ऑपरेटर इन्वॉल्व इन अ ट्रांजेक्शन। अच्छा, एक नई ट्रांजेक्शन भी आजकल आ रही है, ओएनडीसी जिसको बोला जाता है, ओपन नेटवर्क ऑफ डिजिटल कॉमर्स। अब इसके अंदर होता क्या है ना, इसके अंदर एक ई कॉमर्स ऑपरेटर नहीं होता। देखो, जब आप अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो पे बेच रहे हो तो एक ई कॉमर्स ऑपरेटर है खाली, जैसे अमेजॉन या फ्लिपकार्ट। ओएनडीसी में क्या होगा, मल्टीपल ऑपरेटर्स होंगे, एक बायर की साइड का होगा, एक सेलर की साइड का होगा। यह भी हो सकता है कि बायर के साइड के दो हों, सेलर की साइड के भी दो ई कॉमर्स ऑपरेटर हों। तो बायर और सेलर के बीच में जो ई कॉमर्स ऑपरेटर हैं उनकी संख्या ज्यादा हो जाती है ओएनडीसी नेटवर्क के अंदर। तो पहली क्वेरी जो डील करती है वो, वैसे ही पूरा सर्कुलर ओएनडीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से आया था, बट ये अप्लाई नॉर्मल ई कॉमर्स ऑपरेटर पे भी होगा। अभी पढ़ेंगे इसकी आगे के हम क्वेश्चंस। तो 194 ओ ऑफ द एक्ट, 194 ओ मैं डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा हूं, वैसे मैंने वीडियो बनाई होगी, चेक कर लेना। 194 ओ के अंदर ई कॉमर्स ऑपरेटर को टीडीएस डिडक्ट करने की रिक्वायरमेंट आती है। ठीक है, 5 लाख की उस सेक्शन के अंदर लिमिट दी हुई है। मैंडेट दैट द टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड वेयर द सेल ऑफ गुड्स और प्रोविजन ऑफ सर्विस और बोथ ई कॉमर्स ऑपरेटर पार्टिसिपेंट बायर और सेलर इज फैसिलिटेटेड बाय ई कॉमर्स ऑपरेटर थ्रू इट्स डिजिटल फैसिलिटी और प्लेटफॉर्म बाय whatever name called. There may be a platform or network, ONDC, ये नया कंसेप्ट अभी चल रहा है, मतलब अभी पूरी तरह से इंप्लीमेंट भी नहीं हुआ है, बट नियर फ्यूचर ये भी आ जाएगा, on which multiple e-commerce operator are participating in a single transaction. For example, there could be a buyer side e-commerce operator involved in the buyer side function and a seller side e-commerce operator involved in the seller side function. In this case, there may be two situations बन सकती हैं। पहला situation number 1 है where multiple e-commerce operator are involved in a single transaction of sale of goods or provision of service through e-commerce operator platform or network, and where the seller side e-commerce operator is not the actual seller of the गुड्स और सेलर। यानी इस तरीके से काम होता है। देखो, एक तो आपका ये हो गया बायर, ये हो गया सेलर, दो पार्टिसिपेंट्स हो गए आपके, एक बायर हो गया, एक सेलर हो गया। ये बायर साइड का ई कॉमर्स ऑपरेटर है, ये सेलर साइड का ई कॉमर्स ऑपरेटर है। तो सेलर की साइड के ई कॉमर्स ऑपरेटर से गुड्स या सर्विस जाएंगी बायर के पास में, बायर से कंसिडरेशन जाएगा सेलर के पास, लेकिन बायर से सेलर डायरेक्टली नहीं जाएगा, बायर से कंसिडरेशन जाएगा इसके पास, बायर के ई कॉमर्स ऑपरेटर के पास, ये कंसिडरेशन भेजेगा सेलर के ई कॉमर्स ऑपरेटर के पास, ये जो है आगे सेलर को पैसा दे देगा उसका, और बीच में इनका जो कमीशन है वो अपने कमीशन को क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, जो बैलेंस बचेगा वो इसको पे कर दिया जाएगा। परफेक्ट, इस तरीके से काम होगा। इन दिस सिचुएशन अब पॉइंट ये आता है कि सर यहां पर तो दो ई कॉमर्स ऑपरेटर आ गए, तो सेक्शन 194 ओ का कंप्लायंस कौन करेगा? ठीक है, तो वो कंप्लायंस जो करना है वो सेलर साइड के ई कॉमर्स ऑपरेटर को करना है। ये चीज इन्होंने इस गाइडेंस नोट के थ्रू क्लैरिफाई की। इन दोनों के बीच में लड़ाई हो रही होगी ना भाई, सेलर वाला बोलेगा कि मुझको काटना है, बायर वाला बोलेगा मुझको काटना है टीडीएस 194 ओ का, सेलर वाला बोलेगा मेरे ऊपर भी तो लायबिलिटी आ रही है टीडीएस काटने की। अब दो बार टीडीएस एक ही ट्रांजेक्शन पे कैसे कट सकता है भाई? ट्रांजेक्शन तो 100 रुपए की है, 100 रुपए में अगर 1% ये काट ले और 1% ये काट ले तो टोटल सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो उसका 2% टीडीएस कट गया, बल्कि एक्चुअल में कटना चाहिए 1% कटना चाहिए, किसी एक पार्टी को काटना चाहिए। तो इन दोनों के बीच में हो रही होगी लड़ाई। इन्होंने गवर्नमेंट को अप्रोच किया कि भाई सॉल्यूशन बताओ, तो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस लेकर के आई। गवर्नमेंट ने बोला जो सेलर साइड का ई कॉमर्स ऑपरेटर है वो यहां पर टीडीएस काटेगा। ठीक है,
So in this situation, the compliances under section 194O of the act is to be done by the seller side e-commerce operator who finally make the payment or the deemed payment to the seller of the goods sold or service provided. तो यानी ये जो पर्सन है ना, इसको काटना पड़ेगा, ये काटेगा टीडीएस, ये काटेगा 1% टीडीएस सेलर साइड का ई कॉमर्स ऑपरेटर जो इसको फाइनली पेमेंट करेगा। हो सकता है बीच में और भी ई कॉमर्स सेलर की साइड के ई कॉमर्स ऑपरेटर हो जो फाइनल पेमेंट करेगा ना सेलर को, उस वाले ई कॉमर्स ऑपरेटर को टीडीएस यहां पर काटना पड़ेगा। द टैक्स इज टू बी डिडक्टेड ऑन ग्रॉस अमाउंट, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टीडीएस कटेगा किस अमाउंट पर? टीडीएस ग्रॉस अमाउंट के ऊपर कटेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहां पर 118 रुपए की गुड्स कोई बेची है इसने, जिसमें से 100 रुपए तो है टैक्सेबल वैल्यू, 18 रुपए का जीएसटी है, तो जो टीडीएस काटा जाएगा वो किस अमाउंट के ऊपर काटा जाएगा? बिकॉज इसके पास जो आएगा 118 रुपये आएंगे, 118 रुपये ये पे करेगा, लेकिन ये 118 रुपये जब इसको पे करेगा तो ये अपना कुछ पैसा काटेगा। मान लो 3 रुपये इसने अपने काट लिए, 115 रुपये फिर इसको पे करेगा, फिर 115 में से 2 रुपये ये काट लेगा, अपने कमीशन के काट लेगा, तो इसको मिलेगा एक्चुअल में कितना? कितना हो गया? 13 रुपये मिलेगा। तो टीडीएस जो काटा जाएगा वो किसके ऊपर काटे? 113 के ऊपर, 115 के ऊपर या 118 के ऊपर? टीडीएस काटा जाएगा ग्रॉस वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन, यानी 100 रुपीज़ के ऊपर। 100 का 1%, 1 रुपये का टीडीएस काटा जाएगा यहाँ पर। तो 2 रुपये अपना कमीशन डिडक्ट करेगा, ये 1 रुपये का टीडीएस डिडक्ट करेगा, और जो बैलेंस बचेगा 112 रुपये यहाँ पे ई कॉमर्स ऑपरेटर को पे करेगा। अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल में इसको क्लियरली समझाया हुआ है, तो टेंशन मत लो, खिचड़ी नहीं बनेगी, समझ में आ जाएगा आपको। आ जाओ, ग्रॉस अमाउंट के ऊपर टीडीएस काटा जाएगा ऑफ सच सेल ऑफ गुड्स और प्रोविजन ऑफ सर्विसेज एंड शैल बी डिडक्टेड बाय ई-कॉमर्स ऑपरेटर एट द टाइम ऑफ क्रेडिट टू द अकाउंट ऑफ द सेलर बीइंग एन ई-कॉमर्स पार्टिसिपेंट और एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ और डीम्ड पेमेंट देयर ऑफ टू सच सेलर बाय एनी मोड विच एवर इज अर्लियर। सेलर ई कॉमर्स ऑपरेटर वुड फाइल द रिक्विजिट टीडीएस का फॉर्म, उसको फाइल करना पड़ेगा 26Q एंड इशू करना पड़ेगा फॉर्म 16A। तो ये जो पर्सन है इसको टीडीएस रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी 194O के रिस्पेक्ट में, और फॉर्म 16A भी जनरेट करके देना पड़ेगा सेलर को। ठीक है। सिचुएशन 2 आ जाती है where multiple e-commerce operator are involved in single transaction of sales of goods or provision of services through e-commerce operator platform or network and where the seller side e-commerce operator is actually the seller of the goods or service। अब यहां पर कोई फाइनल सेलर नहीं है, फाइनल सेलर नहीं है मतलब मार्केट प्लेस नहीं है, वो जो ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट है वही सेलर है। ये जो सेलर है यही ई कॉमर्स ऑपरेटर भी बनता है। तो उस सिनेरियो में टीडीएस कौन काटेगा भाई? उस सिनेरियो में एक ई कॉमर्स ऑपरेटर 1 ये हो गया, ई कॉमर्स ऑपरेटर 2 ये हो गया, जो पेमेंट करेगा सेलर को। तो जो पर्सन सेलर को पेमेंट कर रहा होगा वो वाला ई कॉमर्स ऑपरेटर काटेगा। अभी अपना टीडीएस थोड़ी काट सकता। पिछले वाले केस में आपने देखा कि ये पेमेंट कर रहा है इसको, तो ये टीडीएस काट लेगा। अभी सिनेरियो में आप इससे बोलोगे आप अपना ही टीडीएस काट लो, तो ऐसा थोड़ी पॉसिबल होगा क्योंकि आप ई कॉमर्स ऑपरेटर हो। तो इससे प्रीसीडिंग वाली जो पार्टी होगी जिससे इसको पेमेंट मिल रही है उसको टीडीएस यहाँ पे काटने की रिक्वायरमेंट आएगी। कितना? 1% टीडीएस उसको यहाँ पर काटना पड़ेगा, और वो चीज यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करके दी हुई है। ठीक है। पॉइंट 1 जो था वो कंप्लीटली फोकस था। पॉइंट 3.1 जो है ना, दैट इज कंप्लीटली फोकस ऑन ONDC। ये ONDC नेटवर्क के लिए जो है स्पेसिफिकली गाइडेंस नोट थे यहाँ पर ओपन नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन डिजिटल कॉमर्स, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के लिए जो है 3.1 था। पॉइंट नंबर 3.2 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा। ई कॉमर्स ऑपरेटर में बी लेवी कन्वीनियंस फी और चार्जिंग कमीशन फॉर ईच ट्रांजेक्शन एंड सेलर माइट लेवी लॉजिस्टिक एंड डिलीवरी फी for the transaction. Payment may also be made to the platform or network ONDC provider for facilitating the transaction. Would this form part of gross amount for the purpose of TDS under section number 194O of the act? क्या वो भी हमारा उसका पार्ट बनेगी? देखो, in e-commerce operator it is common for an order to be shipped to the buyer from the seller. It is therefore common for the seller to charge the buyer additionally for shipping in the form of logistic delivery, packing, shipping fee. अब देखो होता क्या है ना, जब आप Amazon पे काम करते हो तो प्रोडक्ट की प्राइसिंग इस तरीके से रखी जाती है कि मैं अगर 1000 रुपये का कोई प्रोडक्ट मैंने अपना लिस्ट किया तो 1000 रुपये के अंदर मेरी 40 रुपीज़ की शिपिंग कॉस्ट है, मैंने इंक्लूड कर लिया है। मेरा 20-30 रुपये का कमीशन है वो मैंने इंक्लूड कर लिया है। मुझको मैं प्राइसिंग उसी हिसाब से अपना सेट करता हूँ सो दैट उसमें ये सारी कॉस्टिंग मेरी कवर हो जाए। ठीक है। Further, the buyer side e-commerce operator and the seller side e-commerce operator may charge a commission to the seller to enable the online transaction, and they may choose to recoup all part of that amount from the buyer. अब इस एग्जाम्पल को ध्यान से समझो। एक बायर है
और एक सेलर है। अब टीडीएस की बात की जा रही है तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि टीडीएस किस अमाउंट के ऊपर काटा जाएगा, बिकॉज बीच में इनका कमीशन भी तो इन्वॉल्व होगा। देखो सेलर ने क्या किया, मूवमेंट ऑफ गुड्स किया, इसने सेल किया किसको, बायर को, तो बायर के पास गुड्स पहुंच गया, बायर से कंसिडरेशन जाएगा किसके पास, सेलर के पास में। बायर सबसे पहले पैसा देगा किसको, जो बायर के साइड का ई कॉमर्स ऑपरेटर। अब ये एग्जांपल जो दिया गया है ये इन्होंने दिया है ओएनडीसी नेटवर्क की हेल्प से, यानी दो यहां पर ये आ गए ना ई कॉमर्स ऑपरेटर, दो आ गए, तो टीडीएस काटने की रिक्वायरमेंट तो इस वाले की आएगी, वो चीज तो पहले एग्जाम्पल में क्लियर हो गई। अब बात कर रहे हैं कि जो टीडीएस कटेगा वो किस वैल्यू के ऊपर कटेगा। मान लो 100 रुपीज वर्थ था होम एंड डिलीवरी एंड पे विद ऑल फीस, 118 रुपये जो थी वो इसके कॉस्ट थी टोटल, 118 रुपये इसने इसको पे करे। बायर साइड ई कॉमर्स ऑपरेटर को रिसीव हुए 118 रुपये, उसने रिटेन कर लिया इटसेल्फ ₹1 एज अ फीस, 1 रुपये इसने अपनी फीस यहाँ पर रिटेन करी जो बायर का ई कॉमर्स ऑपरेटर है वो, और 117 रुपये 117 रुपीज इसने आगे पे कर दिए। अब ये किसको, ये सेलर को डायरेक्टली पे नहीं करेगा, ये सेलर साइड के ई कॉमर्स ऑपरेटर को पे करेगा। इसने कितना पे किया, 117 पे किया, इसमें से 2 रुपीज का कमीशन इसने अपना डिडक्ट कर लिया कि भाई 2 रुपये का कमीशन तो मेरा है, मैं प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा हूं। बैलेंस बचा 115 रुपी, 115 रुपी जो है वो यहां पर ये पे कर देगा सेलर को। अब क्वेश्चन आता है, सेलर ने 5 रुपये की यहाँ पे पैकेजिंग फीस थी, 10 रुपये की शिपिंग थी, 3 रुपये की कन्वीनियंस फी हो गई, 2 रुपये की इसकी हो गई, 2 रुपये की इसकी हो गई, ये 2 + 1 हो गया ना, 2 रुपये तो सेलर साइड का हो गया और 1 रुपये बायर साइड का हो गया। टोटल अमाउंट उसने 118 रुपये चार्ज करे और रिसीव हुआ इसको कितना, 115 रुपये फ्रॉम सेलर साइड और माइनस टीडीएस ऑन 118 रुपये। और टीडीएस किसके ऊपर काटा जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है, टीडीएस जो आपका काटा जाएगा वो 118 के ऊपर काटा जाएगा, बिकॉज 118 जो है वो टोटल ग्रॉस वैल्यू के ऊपर काटा जाएगा। तो ग्रॉस वैल्यू आपकी कैसे निकलेगी, दिस प्लस दिस प्लस दिस, ये तीनों चीजें आप जब प्लस कर दोगे, 100 रुपीज की ये वैल्यू है, 100 + 5 105 + 10 115 + 3 118, तो 118 के ऊपर टीडीएस 1% का काटा जाएगा, 1.18, तो 115 - 1.18 ये पार्टी माइनस करेगी और जो भी बैलेंस इसका बचेगा ये बैलेंस पे किया जाएगा सेलर को, ठीक है, और इसको डिडक्ट करना, ये चीज हमने फर्स्ट एग्जांपल में समझ ली थी। हाँ गाइस, तो ये एग्जांपल आपको क्लियर हो गया होगा। एक छोटा सा कंसर्न और रहता है यहां पर, कमीशन जो यहां पर ये दोनों पर्सन ने चार्ज किया, बायर का ई कॉमर्स ऑपरेटर और जो सेलर का ई कॉमर्स ऑपरेटर है, 1 रुपया इसने चार्ज किया एंड 2 रुपये इसने चार्ज किए, तो ये कमीशन किसने पे किया है, सेलर ने पे किया है। क्वेश्चन ये आता है कि इसके ऊपर भी तो टीडीएस का पॉइंट अराइज होगा, बिकॉज ये कमीशन पे कर रहा है सेलर, इसने 2 रुपये का कमीशन इसको पे किया एंड 1 रुपये का इसको पे किया, तो इसके ऊपर भी तो टीडीएस का पॉइंट अराइज होगा ना। सेक्शन 194H के अंदर कमीशन के ऊपर टीडीएस काटना होता है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, ये वाला कमीशन 5% कमीशन जो है यहां पर इसको डिडक्ट करना होगा। बट क्वेश्चन यहां पर ये आ रहा था, दिक्कत ये आ रही थी कि जो ई कॉमर्स ऑपरेटर है सेलर साइड वाला, इसने 118 रुपीज के ऊपर ऑलरेडी टीडीएस काट लिया आपका सेक्शन 194O के अंदर, और 194O में लिखा है कि एक बार इस पे टीडीएस काट लिया तो किसी दूसरे सेक्शन में टीडीएस नहीं काटना है। ये जो 2 रुपये और ये 1 रुपीज है ये भी तो इसके अंदर इंक्लूड है ना, 118 के अंदर इंक्लूड है। तो ये क्वेरी आ रही थी और ये क्वेरी ऑनलाइन जो ई कॉमर्स ऑपरेटर्स हैं उन्होंने गवर्नमेंट से पूछा कि दोबारा से जो सेलर है वो हमसे काट रहा है इसी अमाउंट के ऊपर, बल्कि टीडीएस तो 118 रुपये के ऊपर ऑलरेडी कट चुका है, तो उसके बाद आप इस 1 रुपये के ऊपर और 2 रुपये के ऊपर दोबारा से सेलर को बोल रहे हो टीडीएस काटने के लिए 194H में, तो क्या उसको ये काटना चाहिए या नहीं काटना चाहिए। तो इसका रिप्लाई गाइडेंस नोट में हमको दिया हुआ है, क्लियरली ध्यान से समझिएगा। इन दिस एग्जाम्पल, फी चार्ज बाय सेलर साइड ई कॉमर्स ऑपरेटर ₹3 चार्ज टू द सेलर and buyer side e-commerce operator 1 charge to the seller side for the services provided would ordinarily have been subjected to TDS under section number 194H। मैंने आपको बताया था कि जो कमीशन पे कर रहा है, कमीशन सेलर पे कर रहा है, तो उसकी ऑब्लिगेशन आती है 194H के अंदर 5% TDS उसके ऊपर डिडक्ट करने की। and the seller side e-commerce operator respectively would have to deduct tax and file TDS return with respect to the fee pay। यहां पर हुआ क्या, सेलर साइड ई कॉमर्स ऑपरेटर ने 3 रुपये डिडक्ट किए, 118 में से 3 रुपये डिडक्ट किए और 3 रुपये में से 1 रुपया आगे इसको दे दिया,
या फिर इसने डिडक्ट करके इसको दे दिया। कुछ भी एग्जांपल आप ले सकते हो। ये एग्जांपल तो ये निकलेगा ना कि सेलर साइड ने 1 रुपए का कमीशन इसको दिया, इसने 3 रुपए का कमीशन इसको दिया। क्वेश्चन इज दिस, क्या 194H का टीडीएस यहां पर भी काटने की रिक्वायरमेंट आएगी? तो यहां पर ध्यान से देखिएगा, हम ये फॉलो करते हैं। अभी हम क्या फॉलो करते हैं, ये वाला पॉइंट जो मैंने आपको हाईलाइट करके दिया हुआ येलो में, ये वाला पॉइंट फॉलो करते हैं। इसका मतलब जो ये है सेलर है, इसको यहां पर टीडीएस काटना पड़ेगा। और ये चीज मैंने आपको इस वाले एग्जांपल में समझाई कि सेलर को 194H के अंदर टीडीएस काटना पड़ेगा। किस चीज के ऊपर? कमीशन के ऊपर टीडीएस काटा जाता है। 194H के अंदर टीडीएस काटना पड़ेगा एंड फिर उसकी रिइंबर्समेंट लेनी होगी किससे? अमेजॉन से या फिर फ्लिपकार्ट से। परफेक्ट। अब इस गाइडलाइंस नोट को आप ध्यान से पढ़ो और नीचे पढ़ो कि यहां पर क्या दिया हुआ है। हाउएवर, इसको ध्यान से पढ़िएगा। एज टैक्स हैज बीन डिडक्टेड अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन नंबर 194O ऑफ द एक्ट, हमने ऑलरेडी टीडीएस डिडक्ट कर लिया है ऑन द ग्रॉस अमाउंट ऑफ सेल ऑफ ₹118। This amount, which includes buyer side e-commerce operator fee ₹1 and seller side e-commerce fee ₹2 charged to the end customer, will not be subject to TDS under any other provision. However, this is subject to the provision of subsection 4 of 194S. 194H virtual digital assets के लिए होता है, that is different thing, उसको आप अभी साइड में रखिए। कहने का मतलब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विल नॉट बी सब्जेक्ट टू टीडीएस अंडर एनी अदर प्रोविजन ऑफ द एक्ट, किसी और प्रोविजन में उसका टीडीएस नहीं काटा जाएगा। इसका मतलब अभी तक तो आप काट रहे थे तो कोई बात नहीं, बिकॉज देयर इज नो क्लियर कट इंस्ट्रक्शन और गाइडलाइंस फ्रॉम सीबीडीटी, बट अब गाइडलाइंस आ गई हैं स्पेशली कमीशन के लिए। तो इन्होंने बोल दिया कि कमीशन जो ये दोनों पार्टीज रख रही हैं, तो कमीशन के केस में आपको यहां कमीशन के ऊपर टीडीएस काटने की रिक्वायरमेंट नहीं आएगी। अब ये जो एग्जाम्पल हमको दिया गया, ये एग्जाम्पल हमको दिया गया ओएनडीसी नेटवर्क की हेल्प से, लेकिन ये एग्जाम्पल अगर मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं और बीच में 2 ऑपरेटर की जगह अगर एक ही ऑपरेटर को रख दूं, तो ये सिमिलर एग्जांपल आपका फिट हो जाएगा अमेजॉन फ्लिपकार्ट के ऊपर भी, बिकॉज अमेजॉन फ्लिपकार्ट भी तो अपना कमीशन बीच में रखते हैं ना। तो क्वेश्चन इज दिस, 194O में वो भी टीडीएस काटते हैं ना, तो वो जो अपना कमीशन रख रहे हैं, क्या उसके ऊपर सेलर को फिर से 194H में टीडीएस काटने की रिक्वायरमेंट आएगी? तो यहां पर वो मना किया हुआ है कि 194O के अंदर जब ऑलरेडी टीडीएस काट दिया है, इन दैट सिनेरियो आपको उस कमीशन के ऊपर दोबारा से सेलर को टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है 194H में। कमीशन के लिए तो यहां पे क्लैरिफिकेशन मिल गई, बट यहां पर एक प्रॉब्लम और एक चैलेंज और आता है, शिपिंग का। बिकॉज यहां पर तो हमको इन्होंने एग्जांपल दे दिया कि सेलर की अपनी शिपिंग है, सेलर ने जो शिपिंग फीस है, सेलर ने अपना शिपिंग फीस का रखा हुआ है, बट ऐसा प्रैक्टिकली होता नहीं है। जो शिपिंग कराई जाती है वो भी ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू ही कराई जाती है। नाउ द क्वेश्चन इज, क्या शिपिंग के ऊपर टीडीएस काटना है या नहीं काटना है? इससे रिलेटेड क्लैरिटी इस वाले सर्कुलर में नहीं दी गई है। इस वाले सर्कुलर में हमको इन्होंने एग्जाम्पल जो दिया है वो ये एग्जाम्पल दिया है कि शिपिंग फीस तो ये सेलर अपना, इसका कोई इसने प्राइवेट डिलीवरी से या किसी और प्लेटफॉर्म से इसने डिलीवरी करवा दी है, बट प्रैक्टिकली मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा नहीं होता। जो शिपिंग होती है वो अमेजोन से ही होती है, यानी ई कॉमर्स ऑपरेटर से ही होती है, और शिपिंग के साथ में कमीशन भी वो चार्ज करता है अपना। तो कमीशन के लिए तो क्लैरिटी इन्होंने दे दी, कमीशन या मार्केट प्लेस की जो फीस है उसके लिए तो क्लैरिटी मिल गई, बट शिपिंग फी के सिनेरियो में क्या होगा वो क्लैरिटी यहां नहीं दी हुई है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। 2 चीज मैंने आपको अभी तक बताई। इन्होंने एक और एग्जाम्पल दिया जिसमें मनी फ्लो यहां पर बताया हुआ है, उसको आप पढ़ लीजिएगा, सिमिलर एग्जांपल ही है। थर्ड वाला पॉइंट आपका जीएसटी से रिलेटेड है कि भाई ये जो पूरी ट्रांजैक्शन है, जो ग्रॉस वैल्यू है, क्या इसमें जीएसटी भी इंक्लूड की जाएगी? आंसर इज नो। ये तो चीज़ वैसे बेसिक सबको पता होती है कि टीडीएस जो काटा जाता है, टीडीएस के जो प्रोविजंस होते हैं वो इंक्लूड नहीं करते जीएसटी को। टीडीएस जो काटा जाता है वो हमारा टैक्सेबल वैल्यू जो होती है, यानी एक्सक्लूडिंग जीएसटी जो वैल्यू रहती है उसके ऊपर टीडीएस काटा जाता है। वो चीज़ यहाँ से क्लैरिफाई हो जाएगी। तो नथिंग स्पेसिफिक इन पॉइंट नंबर 3.3। अब इसके बाद में जब आप पढ़ेंगे फ्लिपकार्ट की तरफ से जो ये मैसेज आया है, तब आपको क्लैरिटी मिलेगी। देखो, डियर सेलर, वी वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन हैज इश्यूड अ सर्कुलर ऑन 28 December 2023 providing clarification on the applicability of section number 194O of the Income Tax Act 1961, जो कि मैंने आपको अभी अभी सर्कुलर पढ़ाया।
According to this circular, since Flipkart already withhold tax and TDS under 194O on the taxable value of your order during the settlement, there is no requirement to withhold TDS for charges paid to Flipkart, जिसको बोला जाता है Flipkart का कमीशन या फिर मार्केट प्लेस फी। तो इसका कमीशन जो है, इस कमीशन के ऊपर आपको 194H में 5% TDS की रिक्वायरमेंट नहीं है for facilitating the sale of your goods or service on the Flipkart market platform. Hence, effectively from 5th January 2023, Flipkart will not reimburse the TDS amount if it is not required to be paid as per the above mentioned change. मतलब Flipkart बोलना चाह रहा है, मैंने आपको प्रोसेस समझा दिया था ना, प्रोसेस क्या होता है, आपको पे करना होता है एंड यहां पर जाकर के क्लेम करना होता है टीडीएस फ्रॉम ई कॉमर्स ऑपरेटर। तो क्लेम वाले पॉइंट के लिए फ्लिपकार्ट मेल करके आपको यह बोल रहा है कि 194H का टीडीएस मत काटना, 5 जनवरी से हम रिम्बर्स नहीं करेंगे। अगर आपने काट करके पे कर दिया, फ्लिपकार्ट वाले पे नहीं करेंगे, आपकी जेब से वो कॉस्ट लग जाएगी। इसीलिए मैंने बोला इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है जो कि ध्यान रखनी है आपको, इस मेल को हल्के में नहीं लेना है। नाउ द क्वेश्चन इज, ये चीज तो समझ में, चलो फ्लिपकार्ट वालों आप बोल रहे हो कि कमीशन के लिए यहां पर हमको समझा भी दिया। व्हाट अबाउट द शिपिंग फीस जो फ्लिपकार्ट चार्ज कर रहा है, शिपिंग फीस चार्ज कर रहा है, क्या शिपिंग फीस के ऊपर 194C का कंप्लायंस रहेगा या नहीं रहेगा? तो शिपिंग फीस के ऊपर कंप्लायंस रहेगा। इसके साथ साथ आप एड्स भी चलाते हैं फ्लिपकार्ट के ऊपर अपनी गुड्स को प्रमोट करने के लिए, तो वो एड्स के ऊपर क्या 194C का टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा? यस, एड्स के ऊपर टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। उसके लिए इन्होंने दिया हुआ है कि सिंस द एडवर्टीजमेंट सर्विस फी एंड एनी अदर टैक्स फाइलिंग सर्विस फी आर नॉट कवर एज पर द सर्कुलर, टीडीएस रूल विल रिमेन सेम फॉर देम। अब एक चैलेंज तो ये आया, एक चैलेंज और है, अभी तक ऐसा कोई मेल नोटिफिकेशन अमेजॉन या और ई कॉमर्स ऑपरेटर की तरफ से तो आया नहीं है। तो दिक्कत यहां पर अब ये आने वाली है कि आप एक मार्केट प्लेस के लिए अलग अप्रोच फॉलो करो, दूसरे मार्केट प्लेस के लिए अलग अप्रोच फॉलो करो। तो इससे अच्छा आप कमीशन जो है, कमीशन के लिए तो क्लैरिटी देखो दी हुई है कि कमीशन के केस में आपको नहीं काटने की रिक्वायरमेंट है वहां पर, बिकॉज वो 194O में कवर हो जाता है। शिपिंग फीस से रिलेटेड क्लैरिटी नहीं मिलती, बिकॉज हमको जो एग्जांपल दिया उसमें शिपिंग फीस इन्होंने सेलर के पार्ट पे ही कवर कर ली, बल्कि ऐसा होता नहीं है, शिपिंग फीस भी ई कॉमर्स ऑपरेटर ही देता है और उसमें से ही वो डिडक्ट होती है, बट उस पर कोई क्लैरिटी ये सर्कुलर हमको नहीं दे पाता है। इसीलिए कमीशन जो है उस पर आप टीडीएस ना डिडक्ट करो, चाहे वो अमेजॉन हो, फ्लिपकार्ट हो या कोई और हो। 194H का जो टीडीएस है उसको आप स्किप कर सकते हो, और ये मैं बोल रहा हूं ऑन द बेसिस ऑफ सर्कुलर नंबर 20/2023। एंड बिकॉज इसमें शिपिंग फी इंक्लूड नहीं है, एडवर्टीजमेंट कॉस्ट इंक्लूड नहीं है, और कोई चीज इंक्लूड नहीं है, उन सभी के ऊपर आप 194C का टीडीएस जो है रिस्पेक्टिवली अकॉर्डिंगली जैसे आप डिडक्ट करते आ रहे हो वो करोगे। यानी इस पूरे चार्ट में एक छोटा सा चेंज ये होने वाला है कि हम यहां पर कट लगाएंगे 194H के टीडीएस को, 194H जो कमीशन वाला टीडीएस है, बिकॉज ऑफ सर्कुलर नंबर 20/2023 डेटेड 28 दिसंबर। 194C काटना है अभी आपको, इस पर क्लैरिटी नहीं देता है हमको ये वाला सर्कुलर, ये काटना है आपको, और एडवर्टीजमेंट फीस पे भी आपको टीडीएस काटना पड़ेगा। तो आप अब समझ पाए होंगे कि क्या मतलब है इस ईमेल का जो कि फ्लिपकार्ट आपको शेयर कर रही है। शायद वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो गई, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, बट चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स थी, तो मैंने उसके अकॉर्डिंग आपको समझाया। यहाँ पर फ्लिपकार्ट क्या बोलना चाह रहा है, वो बोलना चाह रहा है कि हमारा आप टीडीएस मत काटिएगा, 194H वाला कमीशन वाला। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल फिनटेक्स प्रो को। एंड डाउट्स एंड क्वेरीज आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली ट्राई करूँगा उनको रिजॉल्व करने का। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय, टेक केयर।